तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। और इस समय आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही होंगी और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा खत्म हो गई होगी। तो अब टाइम आ गया आपका रिवीजन का। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होता है, वैसे ही आप रिवीजन करना शुरू कर दें अपने चैप्टर्स का। और जो फरवरी में आपके एग्जाम्स हैं बोर्ड के, जिसमें आप अच्छा सा कर पाएँ फिर। ठीक है बच्चों? तो अभी हम एक्चुअली में लेसन वाइज़ आपको पढ़ा रहे थे और 1-2 वीडियो डाला था, लेकिन उसमें बच्चों के कुछ सजेशंस आए कि सर अभी जो है बोर्ड से इम्पोर्टेंट और रिविज़न्स टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाइए। तो अभी मैंने जो चैप्टर्स के वीडियो थे उनको रोक दिया है और आज हम लोग शुरुआत करेंगे रिवीजन वीडियोस की। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और हमारे साथ रिवीजन करते रहिए। और 1-2 वीडियोस हमारे पड़े हैं, चैनल पर हैं सॉल्यूशन के। आप उसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख लें। और वैसे आज हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 1 सॉल्यूशन से, और इसको हम रिवीजन करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चों ने सजेस्ट ये भी किया था कि सर इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाइए, इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि इम्पोर्टेंट, देखिए बच्चों, सिलेबस आपका काफ़ी कम हो गया है, तो पूरा टॉपिक आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अब तो अभी इस साल तो कम, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, तो उसमें तो बहुत ही सूक्ष्मता से आपको पढ़ना चाहिए। और जिससे कि आप हर एक टॉपिक को कवर कर सकें, तभी आपके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सब सही हो सकते हैं। तो फिर भी अगर आप इम्पोर्टेंट हमसे पूछते हैं तो हमारी दृष्टि में तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आप ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, ज़्यादा अंक प्रदान कर सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर जल्दी जल्दी चैप्टर्स में आपको समझाते हुए और रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? तो आप पूरी तरह से डिपेंडेंट इन पर ना होइए, मतलब इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं कि जो हम आपको समझा रहे हैं इम्पोर्टेंट करके, तो वो आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर समय और बचता है या आपको कंफर्म है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कंफर्म है, नहीं आप उसको समझ पा रहे हैं, तो आप और शुद्धता से और चीज़ों को अध्ययन करिएगा। पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहिएगा कि हाँ, बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं इम्पोर्टेंट वाले, तो आप उसी पर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1 से, सॉल्यूशन से। और उसमें क्या-क्या आपको डिस्कस करेंगे हम, और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और किस पर आप कम समय दे सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। और एक बच्चों, एक बात आपको और बता दें कि हर एक चैप्टर का एक वेटेज है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन चैप्टर है, तो इसको टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? ऐसे आपका इसके बाद जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, उसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से हर एक चैप्टर का वेटेज है जो आपको हम बताते रहेंगे चैप्टर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सॉल्यूशन। ये फर्स्ट लेसन है बच्चों आपका, विलेन। तो इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? पहला, एक तो आपको ये जानना है कि विलेन क्या है। विलेन क्या है, यानी व्हाट इज सॉल्यूशन। और नेक्स्ट आपका है विलेन के प्रकार। विलेन के प्रकार। और नेक्स्ट टॉपिक है विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो विलेन की जो सांद्रता होती है उसको आप कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसमें 2 मेथड्स हैं, एक है भौतिक विधियां, भौतिक विधियां, और दूसरा है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां। ठीक है?
तो ये हो गया फिजिकल मेथड्स और ये हो गया केमिकल मेथड्स। तो पहले इतना टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक विलेन क्या है। तो बच्चों आपको विलेन क्या है ये एक डिटेल्ड वीडियो हमारा तो इस पे चैनल पे है ही, फिर भी आज शॉर्ट में हम बात करते हैं कि विलेन क्या है। तो इसकी अगर हम परिभाषा दें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो ये आप लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी परिभाषा में। अब यहाँ पर समांगी का थोड़ा सा अर्थ जल्दी से हम एक्सप्लेन करते हैं, उतना डिटेल में तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेसल है और इसमें आपने पानी मिला रखा है, पानी ले रखा है और इसमें आपने क्या मिला दिया, शुगर यानी चीनी। चीनी मिला दी इसमें आपने। अब चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। तो जब घुल जाएगी तो ये चीनी के जो पार्टिकल हैं, एक एक कण उसके, सब इस पूरे वाटर में, पूरे पानी में एक समान रूप से फैल जाएंगे और कहीं पर भी इनका संघटन अलग नहीं होगा किसी भी पार्ट में। चाहे यहां से हम निकालें, चाहे यहां से निकालें, चाहे यहां से निकालें, तो सभी में जो चीनी और वाटर का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो एक जैसा रहेगा। तो जब कभी भी इस तरह का वितरण होता है, दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इस तरह से वितरित होते हैं कि उनके हर एक हिस्से का जो संघटन होता है, अनुपात होता है, वो समान रहता है, तो इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण चाहे दो सब्सटेंस का हो, दो पदार्थों का हो, चाहे तीन पदार्थों का हो, उसी को हम क्या नाम देते हैं, विलेन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। विलेन की जो प्रावस्था होती है वो एक होती है, ये बात भी बता चुके हैं आपको। तो ये था विलेन की परिभाषा, को इसको हम शॉर्ट में ही रख रहे हैं। और फिर आता है, इसको पढ़ने के बाद बच्चों इसको रिवाइज कर लिया आपने, इस वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा। और विलेन के प्रकार नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, पहले सारे टॉपिक आपके और तैयार हो जाएं, तो आपका मन करे तो विलेन के प्रकार भी आप पढ़ लीजिए। इसमें से आपको बता दें कि तीन टाइप कौन कौन से हैं विलेन के प्रकार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है द्रव का, फर्स्ट टाइप जो हम करते हैं वो है ठोस का द्रव में विलेन। ठोस का द्रव में विलेन और द्रव का द्रव में विलेन और गैस का द्रव में विलेन। और इस तीनों को हम नाम देते हैं द्रव विलेन शॉर्ट में। तो ये विलेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स हैं, टोटल 9 टाइप्स हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। उनमें से 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक टाइप का वर्गीकरण और होता है कि विलेन में कितने सब्सटेंस को आपने मिलाया है। जो सब्सटेंस हम मिलाते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, उनको घटक नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उनको? घटक। घटक बोलते हैं। और घटकों के संख्या के आधार पर जो विलेन होते हैं वो वो भी कई तरह से हो सकते हैं। एक होता है द्विअंगी विलेन। द्विअंगी का मतलब हो जाएगा कि उसमें 2 घटक हैं, एक विलेय पदार्थ है, दूसरा विलायक है। और अगर त्रिअंगी हो गया तो विलेय पदार्थ की संख्या 2 हो गई और विलायक की संख्या 1 ही रहेगी। तो 3 कंपोनेंट हो गए तो त्रिअंगी विलेन बोलेंगे। ऐसे 4 हो जाएं तो चतुष्अंगी विलेन बोलेंगे। 5 घटक आपने मिला दिया तो पंच अंगी या पश्च अंगी बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इस तरह से उनका नंबर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो द्विअंगी वाला है, यानी आपके जो विलेन का अध्ययन जो आपको करना है उसमें केवल 2 घटक होंगे, ठीक है ना। तो द्विअंगी विलेन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था कि शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया तो ये हमारा द्विअंगी विलेन हो गया। एक घटक ये हो गया, एक घटक ये हो गया। इसको हम विलेय पदार्थ बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं। और इसको विलेय और विलायक की परिभाषा भी हमने डिटेल में समझा रखी है कि जो घटक ज्यादा मात्रा मौजूद होता है उसे प्राय हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा मौजूद होता है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जल्दी से आते हैं हम लोग, जो है विलयन की सांद्रता। तो ये विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसको आपको समझना है।
विलेन की सांद्रता बच्चों पहले देख लो। ये विलेन की सांद्रता से हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास विलेन का एक निश्चित आयतन है या निश्चित मात्रा है तो उसमें कितना विलेय पदार्थ मौजूद है। यानी ये रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका? विलेय की मात्रा और विलेन की मात्रा का। ध्यान रखना है, विलेय की मात्रा और विलेन की मात्रा, विलायक की नहीं। लेकिन कुछ सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले पद हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें हम विलायक की मात्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। फिर भी जो विलेन की सांद्रता है अगर उसको देखा जाए तो ये एक अनुपात है किसका? विलेय की मात्रा और विलेयन की मात्रा, विलेयन की मात्रा। अब यहां पर जो मात्रा है इसको हम ग्राम में भी यूज करते हैं प्रायः, और इसको हम यूज करते हैं, विलेयन की जो मात्रा है उसको हम प्रायः लीटर में यूज करते हैं, आयतन यूज करते हैं उसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयतन ही यूज कर सकते हैं, और भी चीजें हैं, भी बताएंगे आपको डिटेल में यहाँ पर। तो फिलहाल जो सबसे सामान्य चीजें मैं बता रहा हूं, विलेय की मात्रा को प्रायः ग्राम में या फिर मोल में यूज करते हैं, और विलेयन की जो मात्रा है वो प्रायः लीटर में यूज करते हैं। तो इसलिए सांद्रता का जो मात्रक बना वो ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा या मोल प्रति लीटर, जो सबसे सामान्य तरीका है। उसके अलावा जो आपको जितने भी तरीके हैं वो यहाँ पर अभी समझाएंगे आपको। तो ये विलेयन की सांद्रता को परिभाषित करने का तरीका हो गया कि विलेयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलेयन की सांद्रता कहते हैं, या विलेयन की एकांक मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेयन की सांद्रता। तो ये परिभाषित करने का तरीका हो गया इसको, और जो सामान्य तरीका वो भी आपको बता दिया। अब जल्दी से हम चलते हैं कि विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं। तो दो विधियां हमने यहाँ बना रखी हैं, एक भौतिक है और दूसरा रासायनिक विधियां हैं। तो भौतिक विधियां बच्चों चार तरह की हैं, तो उनको हम यहाँ लिखते हैं पहले। फर्स्ट वन है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज स्मॉल w बाई स्मॉल w। दूसरा है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज v बाई v से। और थर्ड वन है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज w बाई v से। एंड फोर्थ वन है ppm, यानी पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो ये चार मेथड हैं और इनको हम बोलते हैं भौतिक विधियां, जिस तरीके से हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इन नोटेशंस का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो अगर हमने कहीं पर भी इसमें जहां पर भी स्मॉल w यूज किया है, ये रिप्रेजेंट करता है मास को। ठीक है ना, मास मतलब द्रव्यमान को। क्वेश्चन है किसके द्रव्यमान को? ठीक है ना, किसके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल w? ये होता है विलेय के द्रव्यमान को। ठीक है, तो ये जितना भी न्यूमरेटर में लिखा है वो सब, स्मॉल w हो चाहे स्मॉल v हो, वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसको? विलेय पदार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मात्रा को चाहे उसके आयतन को। और जो डिनोमिनेटर में लेटर्स हैं ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डिनोमिनेटर्स में जो हैं वो सभी रिप्रेजेंट करेंगे विलेयन की मात्रा को ग्राम में या फिर आयतन में। ठीक है ना। अब अगर स्मॉल w लिखा है तो मास आपको कंसीडर करना है, मास आपको सोचना है, और अगर v कहीं पर नजर आ रहा है तो आपको आयतन के बारे में सोचना है कि ये हमको आयतन दिया हुआ है। ठीक है ना, स्मॉल v मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से मतलब आयतन से। अब आयतन को आप ज्यादातर रिप्रेजेंट किस में करेंगे? ml में। आप लीटर में भी कर सकते हैं और ml में भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स लगते हैं उसमें हम ml में यूज करेंगे।
और द्रव्यमान को हम ग्राम में यूज करेंगे या किलोग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होगा? ग्राम का। तो ये तो इन लेटर्स के मीनिंग हुए कि जो न्यूमरेटर में है वो सभी विलेय की मात्रा को या उसके आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और जो डिनोमिनेटर में है यानी हर के रूप में लिखे हुए हैं वो सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विलयन की मात्रा को। तो इसमें बहुत सतर्क रहना है आपको कि विलायक के लिए यहाँ पर टर्म नहीं है, यहाँ पर दो ही टर्म है, विलेय और विलयन के लिए। तो चलिए इनका हम पहले आपको लिटरल मीनिंग आपको समझाते हैं कि इनका जो मीनिंग है, एक तो होता है फार्मूले के तरीके से आप उनको याद रखें, और एक होता है कि कहीं भी लिखा हो उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो तरीका पहले मैं सिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से इसको हम आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5% W/W H2O2 विलेन। मान लीजिए कहीं लेवल लगा हुआ है इस तरह का, और इस तरह का एग्जाम्पल आपको काफी मिल सकता है अगर आप मेडिसिन खरीदते हो, आपके घर में रखी हो, तो जो आई ड्रॉप और एयर ड्रॉप, कान वाले जो है ड्रॉप होते हैं, उसमें ये कंसंट्रेशन लिखी होती है, तो आप वहां पर चेक भी कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लें फिर चेक करें तो आपको बात समझ में आएगी। तो 5% W/W H2SO4 विलयन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 5 ग्राम H2O2 घुला है 100 ग्राम विलयन में। ध्यान रखिएगा यहां पर विलायक नहीं है, विलयन है, कि 5 ग्राम H2O2 घुला है 100 ग्राम विलयन में, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल कभी लगाने हो, आंकिक प्रश्न हल करने हो, तो आपको विलयन की मात्रा पता चल गई और विलेय पदार्थ की मात्रा पता चल गई। अभी हम जब रासायनिक विधियां पढ़ लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें एक एग्जाम्पल इसका ले करके और एक न्यूमेरिकल लगाएंगे भी, तो आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया जो इसका मीनिंग है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो यहाँ 100 कहां से आया? क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है। तो 5% यानी 100 में 5, तो अगर 100 ग्राम विलयन है आपका तो ये 5 ग्राम होगा। ठीक है, अगर 200 ग्राम विलयन है इसी तरह, तो इसका 10 ग्राम हो जाएगा। मान लीजिए कहीं लेवल लगा हुआ है, ऐसे कोई बोतल रखी है और इस बोतल की जो कैपेसिटी है, इसमें पूरा सॉल्यूशन कितना भरा हुआ है? 200 ग्राम। ये 200 ग्राम, लेकिन इस पर लेवल क्या लगा हुआ है? 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या लेवल लगा हुआ है? तो आप क्या मीनिंग निकालेंगे? इसका मीनिंग ये होगा कि अगर इस सॉल्यूशन में से 100 ग्राम विलयन निकाल लिया जाए तो उसमें कितना ग्राम ग्लूकोज घुला होगा? 10 ग्राम। ये मीनिंग निकलेगा इसका। तो वैसे अगर पूरा 200 में देखा है तो 20 ग्राम इसमें ग्लूकोज डिसॉल्व है। तो जब इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आ जाता है, और फिर इसकी वैल्यूज को आप जगह जगह यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, आयतन प्रतिशत। इसका क्या मीनिंग होता है? तो यहां पर आयतन प्रतिशत में हमको वॉल्यूम के फॉर्म में बात करनी है, यानी यहां पर हमने सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, उसकी सांद्रता को हमने व्यक्त किया है किस फॉर्म में? वॉल्यूम के फॉर्म में। तो आयतन प्रतिशत का यहीं पर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए यही चीज क्या लिख दी गई? 5% V/V H2O2 विलयन। इसका क्या मीनिंग निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा, अब यहां ग्राम हट जाएगा, क्योंकि आयतन है और आयतन को हम मेजर करते हैं या तो ml में या तो लीटर में, या और दूसरी भी यूनिट यूज किया सकती, लेकिन जो यूनिट सॉल्यूशन में ज्यादातर हम यूज करते हैं वो हम बता रहे हैं। डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ठीक ना, इस तरह से भी तमाम मीटर क्यूब हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हो जाएंगी। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग हो जाएगा 5 ml, चूंकि आयतन है और विलयन का भी आयतन लेना है हमको, तो बोलेंगे 5 ml H2O2 घुला है 100 ml विलयन में। अब यहां दोनों ml में आ गए। 5 ml H2O2 विलयन डिसॉल्व है, घुला है 100 ml विलयन में, तो विलयन का आयतन पता चल गया और विलेय पदार्थ का भी आयतन पता चल गया। तो ये तरीका हुआ आयतन प्रतिशत का। अब मान लीजिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत आपको निकालना है, इसका क्या मीनिंग होगा? तो इसका रिप्रेजेंटेशन तो आप जानते हैं ऐसे किया जाएगा। तो यही चीज आपका क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर
किस फॉर्म में आ गया, स्मॉल w के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम में मात्रा को या किलोग्राम में। तो यहाँ बोलेंगे 5 ग्राम H2O2 घुला है, और ये चीज ऐसे रहेगा क्योंकि नीचे जो विलयन है उसकी मात्रा को हमको आयतन में ही व्यक्त करना है, तो ml ले लिया हमने, तो 100 ml विलयन में हो जाएगा। यानी 5 ग्राम H2O2 घुला है 100 मिलीलीटर विलयन में, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों का आपने जो मीनिंग है वो समझ लिया, जो उसका अर्थ है वो समझ लिया है। तो अब कोई समस्या खास इसमें नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद आपका फोर्थ वन आता है ppm, पार्ट पर मिलियन। तो अभी हम देखिए, जब परसेंटेज लगा था तो प्रति 100 के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर सब कुछ 100 के सापेक्ष ही निकाला गया कि 100 में कितना डिसॉल्व है विलेय पदार्थ। अब यहाँ पर जब मिलियन लिया जाएगा तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10 पावर 6। तो समझ गए होंगे किस रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है। यानी अब हम विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करेंगे प्रति 10 लाख भाग में, भाग के सापेक्ष। तो चाहे आप इसको ग्राम में यूज करिए, चाहे आप इसको लीटर में व्यक्त करिए, चाहे ml में व्यक्त करिए, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। तो एक मीनिंग हम समझा देते हैं इसका, कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.05 ppm O2 नहीं बल्कि CO2 कर लीजिए, CO2 इन एयर। मतलब कोई वायु, मतलब वायु है और उसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि जो एक पॉल्यूटेंट है, CO2 एक पॉल्यूटेंट है, तो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन एयर में कितना है। ऐसे पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इस मेथड का ज्यादातर यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कोई लेड हो गया, लेड वेपर्स हो गई। ऐसे मान लीजिए आपका नदियों में है जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वहां पर कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास विलयन होता है, उसमें कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सल्यूट सब्सटेंस है, जो विलेय पदार्थ है, वो काफी कम होता है। इसलिए हमको बड़ा दायरा लेना पड़ता है, सोल्यूशन का ज्यादा अमाउंट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम नदियों में प्रदूषण मान लीजिए पता करना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा वाटर लिया हमने, उस जगह पर वो नहीं है बाय द वे, तो पता लगा कि वहां तो कुछ निकला नहीं, इसलिए ज्यादा एरिया के वाटर को कवर किया जाएगा। ऐसे एयर में जब हमको पॉल्यूटेंट पता लगाना होगा उसकी कंसंट्रेशन, तो हम एयर का काफी ज्यादा अमाउंट लेकर यूज करेंगे, तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है पार्ट पर मिलियन यानी ppm कंसंट्रेशन का। तो मीनिंग क्या होगी इसकी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 10 लाख लीटर, इसका मीनिंग 10 लाख लीटर वायु को कलेक्ट कर लें एक विशेष स्थान से जहां पर आपको निकालना है, तो 10 लाख लीटर वायु में केवल 0.05 लीटर CO2 मौजूद होगी। मीनिंग समझ में आ गई। इसका मीनिंग हो गया कि 0.05 लीटर CO2 उपस्थित है या घुली हुई है कितने में, 10 लाख लीटर वायु में। ये मीनिंग निकल आएगा। तो आप समझ गए होंगे, इनका शॉर्ट में सभी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप फार्मूला एक चाहते हैं तो फार्मूला इसका इस तरह से हो जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना। तो इस तरह से आप परसेंटेज वाला सारे फार्मूले भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, तो आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है। अगर आपको चाहिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का फार्मूला, तो यहां हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान ना होकर के आयतन हो जाएगा इंटू 100। और पीपीएम में चाहते हैं तो विलेय का द्रव्यमान या मात्रा अपान विलयन का द्रव्यमान या मात्रा इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि उस 10 लाख के सापेक्ष निकाला जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला भी आप बना सकते हैं, लेकिन उनका कोई खास बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, फिर भी आप फार्मूले भी मेमोराइज कर सकते हैं। और जो मीनिंग आपको समझाई है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब चलते हैं, बात करते हैं
रासायनिक विधियों की। तो रासायनिक विधियां कितने तरह की होती हैं? रासायनिक विधियां चार, ये भी 4 टाइप की होती हैं। जैसे भौतिक विधियां आपकी 4 टाइप की थी, वैसे रासायनिक विधियां भी हैं। तो इसमें से फर्स्ट वन है आपका मोलरता, दूसरा है मोललता, तीसरा मेथड है आपका मोल प्रभाज, और फोर्थ वन है नॉर्मलता। तो बच्चों ये आपके सिलेबस में अब नहीं है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता हम यहाँ डिस्कस अब नहीं करेंगे। केवल 3 के बारे में आपको समझाएंगे, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के बारे में। तो ये क्या है समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले मोलरता की बात हम करें अगर, तो मोलरता क्या है, इसकी इंग्लिश लिखें तो ये होता है मोलारिटी। और मोलारिटी में जो कैपिटल एम है वो इसका सिंबल भी बन जाता है, यानी हम मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और डेफिनेशन क्या होगी, दोनों आपको समझाते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा समझें तो होगा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी 1 लीटर कोई आयतन है विलयन का, तो उसमें विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, इसी का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा आपका विलयन की मोलरता हो जाएगा। यानी ऐसे परिभाषित करेंगे आप कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा कि मोलरता इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएंगे, विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, पूरा आप लिख सकते हैं मोलों की संख्या, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो विलेय के मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान जो आपको गिवन होता है और विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये 2 सूत्र मतलब इस तरह से निकालते हैं। तो अगर हम विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से दिखाएं और मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाएं तो ये हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m, और विलयन का आयतन कैपिटल V से रहेगा। तो ये एक फार्मूला बना, इसको और हम सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू 1 अपान V कर देते हैं अभी। अब यहाँ पर हम B के बारे में बताएं जो द्रव्यमान आपका है, तो ज्यादातर जो प्रश्न आप लगाएंगे जो आपको मिलेगा उसमें आयतन जो दिया जाएगा विलयन का वो मिलीलीटर में होगा, तो आपको चेंज करना होता है उसको लीटर में। तो अगर ये ml में गिवन है आपको तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये चेंज हो जाएगा पूरा लीटर में, और मैथमेटिकली गणितीय रूप से 100 को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये सीधा सा फार्मूले में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया गया, नहीं इस तरह का फार्मूला बन गया कि m इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू 1000 अपान कैपिटल V। अब V आप ml में यूज करते रहिए, यहाँ 1000 रखे रहिए। अंत में जब आप निकालेंगे सॉल्यूशन आपका मतलब इसकी मोलरता, तो उसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, ना कि मोल पर ml, क्योंकि आपने 1000 से इसको डिवाइड किया था, बदले में ये ऊपर आ चुका है, तो डिवाइड करते ही वो लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर विलयन का आयतन ml में है तो 1000 यूज करना है इस फार्मूले में, और अगर लीटर में दिया है तो हमको कोई जरूरत नहीं है, हम 1000 को हटा दें, जो लीटर में लिखा हुआ है वही रख दें वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया होगा। और इसमें स्मॉल w भी बताया आपको, ये विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त कर रहा है ग्राम में, और ये है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब जैसे मान लीजिए NaOH का आप लोग पहले अणुभार निकालते थे, वो वर्ड यूज नहीं किया था, ज्यादातर अब इसको मोलर मास के नाम से जानते हैं, नहीं मोलर द्रव्यमान के नाम से। तो Na का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सभी को ऐड कर लिया था, जोड़ लिया था, तो आता है 40। अब 40 अगर U लिख दिया जाए, स्मॉल u यूनिफाइड मास, तो ये एक NaOH मॉलिक्यूल का द्रव्यमान होगा। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इतना कम द्रव्यमान मेजर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए मोलर मास यूज किए जाते हैं। मतलब 1 मोल NaOH हमारे पास हो और उसका टोटल मास, तो उसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। बहुत अच्छी बात यही है कि अगर U लिखा तो एक मॉलिक्यूल का आ गया,
और यही अगर ग्राम में कर दिया आपने तो ये एक मोल का मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतना 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स NaOH के हैं, उनका टोटल मास कितना होगा 40 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं मोलर मास, और मोलर मास ही यहां पर यूज किए जाते हैं। तो मोलर मास का यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे ये पूरा आयतन लीटर में हो ही चुका है, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसके फार्मूले को समझ करके और इसमें वैल्यू पुटअप करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मोलरता के बारे में। और एक चीज इसमें और डिस्कस करना है कि जो मोलरता है इसमें आप देखें तो वॉल्यूम है, क्या दिया गया है यहां पर विलयन का आयतन लिया जाता है, ठीक है। और ये आयतन जैसे सपोज करो इस वेसल में सॉल्यूशन बना के आपने रख दिया, सपोज करिए बहुत ठंडी थी। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। तो हो सकता है ये थोड़ा सा यहां तक पहुंच जाए, गर्मियों के दिनों में यहां तक, यानी इसका आयतन बढ़ता है। तो जब आप आयतन इसका आप देखेंगे तो आयतन इसका बढ़ चुका है, तो यहां ज्यादा संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा मोलरता आपकी घट जाएगी, और अगर आयतन कम होगा तो मोलरता बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन काफी बनता भी है और आता भी है कि मोलरता क्या ताप से प्रभावित होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आयतन है इसमें इसलिए ये प्रभावित होती है। इसके अलावा दो आपको और पढ़ाएंगे, मोललता और मोल प्रभाज। इनमें आप देखेंगे इनके फार्मूले में कहीं भी आयतन नहीं है। तो आयतन नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, अर्थात इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए अब इसको और इसको ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं कंसंट्रेशन को, यानी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए। तो ज्यादातर मोललता में ही प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई चांस नहीं है घटने बढ़ने का, कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं है। तो ये हो गया मोलरता के बारे में। अब बात करते हैं मोललता। तो मोललता क्या होती है इसको समझिए। इसमें बच्चों बात होती है जो यहां पर विलयन का आयतन है, तो दो चीजें यहां से समाप्त हो जाएंगी। यहां पर इसको हम हटा देते हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, मोललता की। तो मोललता का अगर इंग्लिश लिखा जाए तो ये आएगा मोलालिटी, मोलालिटी हो गया। तो इसमें भी कैपिटल एम है, अगर इस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, शब्द पूरा लिख देंगे इसको, मोललता। तो मोललता इज इक्वल टू क्या बनेगा फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या जैसे उसमें था वैसे यहां भी रहेगा, बस यहां पर चेंज हो जाएगा सब कुछ। यहां पर दो चेंजेस, एक तो विलयन के बजाय यहां विलायक आ जाएगा, और आयतन के स्थान पर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा यहां पर, वो भी किलोग्राम में। किसमें रहेगा, ये किलोग्राम में होना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए केजी में। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी बच्चों, परिभाषा इसकी हो जाएगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ये परिभाषा बन गई इसकी, और ये हमने फार्मूला भी लिख रखा है इसको। और अगर हम ब्रेक करें तो हमें अच्छा सा फार्मूला ये मिल जाएगा, जैसे सवाल लगाते हैं हम लोग, मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, वही तरीका है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, इंटू विलायक के द्रव्यमान को हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल W से, ठीक है। और चूंकि इसको हमको केजी में लेना है, लेकिन आपको बताया ना कि ज्यादातर सवाल में ये ग्राम में दिया होता है, तो चलिए ग्राम में ले लीजिए। तो जब आप यहाँ ग्राम में इसको यूज करें विलायक का द्रव्यमान, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें जैसे उसमें हुआ था। यानी आपको सवाल में अगर ग्राम में दिया है तो 1000 लगाना है फॉर्मूले में, अगर किलोग्राम में ही दिया है तो आपको 1000 लगाने की जरूरत नहीं। एक बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि विलयन के द्रव्यमान को ही
विलायक के द्रव्यमान के प्लेस पर रख करके और न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में आप देखिए कहीं भी आयतन पद नहीं है, आयतन टर्म नहीं है, तो इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी टेम्परेचर के घटने बढ़ने से सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया मोललता का फार्मूला। अब इन दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं न्यूमेरिकल से। और आपको बताया भी था कि जो अभी भौतिक विधियां हैं, भौतिक विधियों में प्रदर्शित विलयन की सांद्रता को हम रासायनिक विधियों में कैसे निकालेंगे, तो उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे, मोलरता को लेकर के भी और मोललता को लेकर भी। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आप 5% WV NaOH विलयन, ये कोई विलयन है 5% का WV, और कहा जा रहा है कि इसकी आप मोलरता निकालिए। क्या निकालिए? मोलरता। तो बहुत आसान है मोलरता निकालने के लिए। पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, चूंकि और सिखाया आपको अभी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मीनिंग है कि 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है 100 ग्राम 100 ml विलयन में, ग्राम नहीं 100 ml विलयन में, चूंकि यहां पर आयतन है। तो आपको दो चीजें पता हो गई, एक विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि कितना है 5 ग्राम, और कितने में घुला हुआ है 100 ml में, यानी विलयन का आयतन पता चल गया। विलयन के आयतन को दिखाते हैं कैपिटल V से, और वो है 100 ml, ये पता चल गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको इसका मोलर मास चाहिए होगा, स्मॉल m, अभी निकाल के दिखाया भी था, 40 होता है ग्राम पर मोल, और हमको चाहिए क्या? मोलरता पता करनी है। तो जब इस तरह से आप नोट कर लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक स्पष्टता आ जाएगी, हमको क्या पता है और क्या निकालना है। फार्मूला आपका माइंड में होना चाहिए। तो ये फार्मूला हमने लिखा m = स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। V ml में है, दिया है भी है, हमको चाहिए भी वही। तो स्मॉल w की वैल्यू हमने रख दी 5, मोलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल V। V कितना है? 100 ml। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल आउट, यहां से यहां ये हो गया। तो आ गया 5/4 मोल पर लीटर। ये आ गई मोलरिटी, यानी 5% W/V। ये फिजिकल यानी भौतिक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर आप इसी को रासायनिक विधि में उसी सॉल्यूशन को प्रदर्शित करना चाहें तो उसी बोतल पर क्या लिखना पड़ेगा आपको कि इस विलयन की मोलरता 5/4 मोल प्रति लीटर है। ये रासायनिक तरीके में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, और बाकी तरह तरह के इसमें सवाल बनते हैं कि जैसे मान लीजिए ये फार्मूला है, तो कभी आपको ये गिवन होगा और ये गिवन हो जाएगा, आपसे वॉल्यूम पूछा सकता है, दूसरा तरीका हो गया। आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, मोलरिटी दे दी जाए, मोलर मास तो आपको पता ही लगाना होगा, तो आपसे अमाउंट पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1/30 मोलरता का 250 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो यहां पर हमको क्या पूछा जा रहा है? कितने ग्राम, मतलब स्मॉल w पूछा जा रहा है। तो ऐसे तमाम तरीके बच्चों आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के। तो आपने अनसॉल्व से या जो आपका पिछला प्रैक्टिस सेट है वहां से आप देखिए और उसको करने का अभ्यास करते रहिए। ठीक है ना? तो अब आप आगे मोललता पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मोललता का क्या होगा? तो मोललता पर बच्चों ध्यान दो कि मोललता में किस तरह के प्रश्न आएंगे और कहां पर आपको सावधानी रखनी है जैसे गलत ना हो। तो चलिए इसको भी हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक प्रश्न देते हैं आपको, मान लीजिए आपके पास है 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 विलयन, और आपको पता लगाना है कि इस तरह का जो विलयन है उसकी मोललता कितनी है। इसमें मैक्सिमम मिस्टेक होती हैं और कहाँ होती हैं आपको बताएंगे भी। तो पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए जैसे आपको तरीका सिखाया हुआ है। तो एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 10 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है 100 ग्राम विलयन में।
दो चीजें पता चल गई आपको। तो विलेय पदार्थ की मात्रा आपको पता चल गई, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय पदार्थ इसमें H2SO4 ही है, तो इसको हमने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो स्मॉल w हो गया आपका 10 ग्राम, आपको पता चल गया। और ये कितने में मौजूद है? 100 ग्राम विलयन में, यानी हमको विलयन की मात्रा भी पता हो गई। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? ये 100 ग्राम, ये भी पता चल गया। और इसका मोलर मास अगर हम निकालें स्मॉल m, तो मोलर मास इसका आता है 98, ये आ गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्मॉल w के प्लेस पर यहाँ 10 रख दिया, मोलर मास 98 आ गया है, और ये 1000 है ही है। और जो आपका विलयन का द्रव्यमान है, यही द्रव्यमान मैक्सिमम बच्चे यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर आप गलती ना करें। तो यहाँ पर आपको विलयन का द्रव्यमान नहीं रखना है बच्चों, विलायक का द्रव्यमान रखना है, ठीक है? ये गलती नहीं करेंगे। तो निकालेंगे कैसे? चूंकि आपको इस तरीके में जो आपको दिया गया हो तो विलयन का द्रव्यमान है, तो विलयन बनता कैसे है? विलयन बनता है विलेय और विलायक को परस्पर मिलाने से। विलायक और विलेय, इन दोनों को परस्पर मिक्स करने से विलयन बनता है। तो इन दोनों का जो टोटल वेट होता है, टोटल द्रव्यमान होता है, वो विलयन का द्रव्यमान होता है। तो अगर आपको विलयन का द्रव्यमान पता है, विलेय का पता है, तो विलयन में से विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर दीजिए, विलायक का आ जाएगा। यानी इस तरह का होता है, विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। ये हो गया विलायक, यहां साफ साफ लिख दें थोड़ा सा। तो अब मान लीजिए विलयन का द्रव्यमान पता है, विलेय का द्रव्यमान पता है, तो विलायक का कैसे निकालोगे? विलायक का द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, ऐसे करके निकाल लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 माइनस विलयन का द्रव्यमान 100 और विलेय का द्रव्यमान 10, ये 90 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है? फार्मूले में 90 रखना है। यही गलती नहीं कर, ये गलती ना होने पाए आपसे, तो ये आपका सवाल इस तरह से लग जाएगा। तो 90 ग्राम आप यहाँ पर रख देंगे, बस आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ आप 10 रखिए, यहाँ 98, यहाँ 1000 और यहाँ पर 90। इसको डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मोललता आपकी आ जाएगी, ठीक है ना? अब मोललता का जो यूनिट आपको लिखना है वो आप मोलल भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? मोलल। वैसे क्या होता है कि मोल प्रति किलोग्राम विलायक, तो इतना बड़ा लिखने के बजाय आप मोलल वर्ड का यूज कर सकते हैं मात्रक लिखने के लिए। जैसे उसमें मोल पर लीटर लिखा, यहां मोलल लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तरीका हो गया आपका मोललता का। अब अगला टॉपिक आपका है मोल प्रभाज्य। पढ़ा दें? तो मोल प्रभाज्य क्या होता है बच्चों, ये समझ लो। और इसके भी न्यूमेरिकल्स काफी पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसके आए हुए थे, किसी न किसी सेट में मौजूद ही रहते हैं। तो मोल प्रभाज्य क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। एक हम सॉल्यूशन लेते हैं, द्विअंगी विलयन लेते हैं जिसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। अब सपोज करिए आपका विलेय जो है उसका स्मॉल n मोल विलेय इसमें डिसॉल्व किया गया, और विलायक कितना डिसॉल्व किया गया? कैपिटल N मोल, ठीक है ना? तो यहां पर मोल प्रभाज्य को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन इसकी इंग्लिश हो गई, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का सिंबल, यानी x भी आप कह सकते हैं, इसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा है वो कैसे बनेगी और क्या फार्मूला होगा, वो दोनों हम डिस्कस करते हैं। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर आपको परिभाषा समझाते हैं। तो फार्मूला देखिए, इसका होगा x विलेय, यानी किसी एक के संदर्भ में ही बात करी जाएगी। तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n, ये क्या चीज है? अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो उसके मोल्स ऊपर रखने हैं, और डिनोमिनेटर में यानी जो हर लिखा जाएगा उसमें सारे मोल्स होंगे। यहाँ पर दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो दोनों के मोल्स हमने जोड़ लिए।
अगर 3 होते तो तीनों के यहाँ जुड़ जाते, 4 होते 4 जुड़ जाएंगे, जितने हों उतने जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल आपके कोर्स में द्विअंगी है तो 2 ही जोड़ना। अब मान लीजिए विलायक का लिखना है आपको, तो विलायक के लिए हो जाएगा कैपिटल N और N+N। अब देख रहे हैं नीचे सेम है, केवल ऊपर आपको चेंज करना है, तो याद करना भी आपके लिए आसान है। अब परिभाषा की बात करें तो यहां पर किसी एक के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा बनाना है जिससे दोनों इंक्लूड हो जाए। तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे घटक, चूंकि ये दोनों ही विलयन के घटक हैं, तो परिभाषा इस तरह से हो जाएगी कि विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। ये सामने आपके लिखा हुआ है, उस घटक का मोल और कुल मोल, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड का मतलब होता है अनुपात, तो उसे ही मोल प्रभाज कहते हैं उस घटक का। ये परिभाषा हो गई। फिर से एक बार सुन लें कि विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। तो इस तरह से आप उसको फार्मूले के फॉर्म में लिख करके निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, विलय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को, तो ये वैल्यू आती है 1। तो एक फार्मूला यहां पर और बन जाएगा कि x यानी विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1। तो द्विअंगी विलयन के लिए हो गया। अगर मान लीजिए बहुत सारे हैं तब भी यही मतलब आपका रिलेशन बनेगा कि जितने भी घटक हैं सबके मोल प्रभाज को आप जोड़ दें तो 1 ही आना है उसको। तो फिलहाल हम द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं तो हमने 2 का लिख दिया है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये करना है कि बाय द वे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि विलय के मोल प्रभाज निकालिए और विलायक का भी निकालिए। 2 घटक है, दोनों का निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक घटक का निकालने के बाद, जैसे विलय का आपने निकाल लिया और विलायक का भी निकालना है, तो आप इसके प्लेस पर, विलय के प्लेस पर यहां वैल्यू रख दें और विलायक का निकालने के लिए 1 में से इसके मोल प्रभाज को माइनस कर देंगे तो भी निकल आएगा। तो आपका कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। अगर कैलकुलेशन बहुत इजी नहीं है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, और अगर इजी है तो आप सीधे कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसमें अगर मोल्स आपको गिवन है, प्रश्न में मोल अगर आपको दिया है, तब ज्यादा समस्या नहीं है। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे देंगे। तो जब ग्राम में दे दें तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि जल और एल्कोहल का विलयन है, तो एल्कोहल का मान लीजिए 46 ग्राम, ये कोई पात्र है, इसमें 46 ग्राम 46 ग्राम एल्कोहल है, एल्कोहल, और 90 ग्राम जल, और कहा जा रहा है कि आप एल्कोहल के मोल प्रभाज निकालिए। तो आपको अब एक स्टेप बढ़ गया आपका, पहले आप दोनों के मोल्स निकालेंगे। चाहे तो आप उसको फार्मूले में ही इनबिल्ट कर लें, मतलब फार्मूले में ही ऐड कर सकते हैं, इसको हम स्मॉल w अपान स्मॉल m कर सकते हैं, लेकिन काम तो वही करना है तो अलग ही आप कर लीजिए। आप पहले विलय का मोल निकाल लीजिए या एल्कोहल के मोल निकाल लीजिए। तो एल्कोहल के मोल, इसको आप स्मॉल n से दिखा दीजिए। तो मोल निकालने का तरीका एक ही है कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो एल्कोहल से हमारा मतलब है एथिल अल्कोहल से, यानी C2H5OH से। तो इसका मोलर मास भी 46 होता है और 46 दिया भी है यहाँ पर। तो 46 इसका द्रव्यमान है और 46 इसका मोलर मास भी होता है। तो दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से जल के मोल निकालना हो आपको तो यही तरीका है। जल के मोल, इसको हम कैपिटल N से दिखा दें अगर, तो ये हो जाएगा इसका मोलर मास, ये मास हो गया यानी द्रव्यमान, और इसका मोलर मास 18 होता है जल का, तो डिवाइड करोगे आ जाएगा 5। अब चूंकि आपसे पूछा किसका जा रहा है, एल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एल्कोहल का मोल प्रभाज यहां लिख दीजिए, एल्कोहल, तो उसके मोल्स यानी एल्कोहल के मोल ऊपर होने चाहिए 1 अपॉन विलयन में जितने भी घटक हैं, 2 ही घटक हैं, और दोनों के मोल्स का टोटल सम, तो ये हो जाएगा 1 + 5, तो आ जाएगा 1/6। तो ये वैल्यू आ गई कि एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आ गया, 1/6 आ गया।
इस तरह से आप मोल प्रभाज के क्वेश्चंस कर लीजिए। कम से कम ये छोटे छोटे प्रश्न आप जरूर कर लें, जिससे कि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और इसी तरह के बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो गलत ना होने पाए। ऑलमोस्ट 2 नंबर्स के होते हैं या 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। और ये हमने आपको कवर कर दिया है रिवीजन में कि सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन उसकी मेथड्स क्या होती हैं, कितने तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे उसके आगे का जल्दी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।